AF19 हिंदी अध्याय 181 बर्फीला सितारा उल्लू। लियोनेल ने अपने हाथ में रखे शब्दकोश की ओर एक जटिल नजर डाली। मुझे बल सुदृढ़ीकरण विचलन के स्तरों के बारे में बताइए। गुनगुनाहट। बल सुदृढ़ीकरण विचलन गुणवत्ता और प्रकार के आधार पर विभाजित होते हैं। प्रकार हथियार प्रकार से लेकर तात्विक प्रकार तक हो सकते हैं, जबकि गुणवत्ता विकास क्षमता और क्षमता की सीमा से तय होती है, जिसे विकास शाखाएं भी कहा जाता है। विकास क्षमता, सुधार की संभावना। ये बल सुदृढ़ीकरण विचलन की प्रवर्धन क्षमता से निर्धारित होती है। सभी बल सुदृढ़ीकरण विचलनों में शिखर तक पहुंचने की क्षमता होती है, लेकिन उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रवर्धन की मात्रा भिन्न होती है। विकास शाखाएं, ये उन मार्गों की संख्या है जो एक बल सुदृढ़ीकरण विचलन अपना सकता है। एक ही प्रकार और उपप्रकार के सभी बल समान रूप से पैदा नहीं होते। भाला बलों और यहां तक कि प्रकाश तात्विक बलों की शक्ति में भी अंतर होता है। लियोनेल की भौहें तन गईं। इतनी सारी जानकारी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब जानना जरूरी है। आखिरकार उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे। उसे फैसला लेना ही था। यहां बैठकर बल मुझे विशेष रूप से मेरे प्रकाश तत्व बल के बारे में बताओ। गुनगुनाहट। प्रकाश तत्व बल बीज को वंश कारक से समझा गया है। ये बल सुदृढ़ीकरण विचलन से कुछ अलग है, जो स्वाभाविक रूप से समझा जाता है या किसी क्षमता के माध्यम से जागृत होता है। स्वाभाविक रूप से समझी जाने वाली बल सुदृढ़ीकरण विचलन या तो व्यक्ति की समझ या उसे समझने के लिए उपयोग किए गए स्रोत द्वारा सीमित होती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लियोनेल एक पल के लिए इस बात से उलझन में पड़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आ गया। शब्दकोश में स्रोत से तात्पर्य बल विचलन के प्राकृतिक स्रोतों से था। उदाहरण के लिए, अगर किसी को कोई युद्धभूमि मिले और जमीन पर भाला बल के कई निशान हो, तो उनसे भाला बल को समझना संभव होगा। लेकिन निशानों को उकेरने वाले विशेषज्ञ की विशेषज्ञता ही उसकी सीमा तय करेगी। बेशक कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भाला बल को अपने आप समझ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हच ने ब्लेड बल को समझा था। ऐसे में अपने भाला बल को बेहतर बनाने और विकसित करने की जिम्मेदारी खुद उसके कंधों पर थी। किसी क्षमता के माध्यम से जागृत बल सुदृढ़ीकरण विचलन व्यक्ति की क्षमता के विकास चरण द्वारा सीमित होगा, लेकिन बीज का बल सुदृढ़ीकरण विचलन आपके वंश कारक के वंश कारकों द्वारा सीमित है। सीड की लाइट एलिमेंटल फोर्स का उद्गम स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश कारक है। लियोनेल का दिल अचानक धड़कना बंद हो गया। समय बीतता गया और उसे लगा जैसे उसकी सांसें धीमी पड़ गई हैं। उसी क्षण उसकी आंखें धुंधली हो गईं, मानो वह किसी भ्रम में फंस गया हो। शुरुआत में उसे बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे दूर एक छोटा सा बिंदु दिखाई दिया जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। उसने केवल एक बार पलकें झपकाईं, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, प्रकाश ने उसके दृष्टि क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया। नजारा अतुलनीय रूप से सुंदर था। ज्ञान से चमकती आंखों और बर्फ जैसे सफेद पंखों वाला एक पक्षी उसकी ओर देख रहा था। उसकी सुनहरी पुतलियां तिरस्कार या अहंकार का जरा भी संकेत नहीं दे रही थी, बल्कि वह ऐसे नीचे देख रही थी मानो कोई वरिष्ठ अपने कनिष्ठ की सराहना कर रहा हो। उसकी कोमलता ने लियोनेल के दिल को छू लिया। खू खू। उल्लू की चोंच से एक जोरदार आवाज निकली और उसने एक बार फिर अपने पंख फड़फड़ाए और लियोनेल की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन फिर भी वह छवि उसके मन में घूमती रही, और जैसे जैसे समय अपनी पुरानी गति पकड़ने लगा, लियोनेल का दिल भी उसकी तरह धड़कने लगा और कई गुना तेज हो गया। जब लियोनेल की सुस्त निगाहें फिर से चमकीं, तो उसने पाया कि उसकी सांसें तेज हो गई थीं और वह सिर से पैर तक पसीने से भीगा हुआ था। बहुत खूब। स्ट्रोई स्टार उल्लू, वह किस तरह का प्राणी था? लियोनेल को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसे लगा कि वह अतुलनीय रूप से भव्य था। लियोनेल को यकीन नहीं था कि उसका वंश गुणांक दूसरे प्रकाश तत्वीय वंश गुणांकों के मुकाबले कैसा था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि इस वंश गुणांक ने उसे बेहद सहज महसूस कराया था। स्ट्रोई स्टार उल्लू अपनी गति, बुद्धि और चमत्कारी उपचार के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इस प्रकार सीड्स लाइट एलिमेंटल लाइनेज फैक्टर को विकास की 3 मुख्य शाखाएं माना जा सकता है। पहली शाखा को केवल गति विकास कहा जाता है। बल सुदृढ़ीकरण विचलन में प्रकाश तत्व बल केवल इसी संबंध में अंतरिक्ष तत्व बल से पीछे है। हालांकि गति विकास शाखा की गति उपशाखा में प्रकाश तत्व बेजोड़ है। दूसरी शाखा को सपोर्ट एवोल्यूशन शाखा के नाम से जाना जाता है। विजडम उपशाखा और हीलिंग उपशाखा दोनों इसी श्रेणी में आती हैं। दोनों उपशाखाओं का प्रभावी उपयोग तभी किया जा सकता है जब उन्हें अन्य वंश कारकों के साथ जोड़ा जाए।
इसका अर्थ है कि किसी के प्रकाश तात्विक बल का स्तर वंश कारक क्षमताओं और तकनीकों को एक साथ उपयोग करने के लिए अनलॉक कर सकता है। बुद्धि उपचार। लियोनेल को नहीं पता था कि ये उपशाखाएं क्या होती हैं, लेकिन इस विकास शाखा की अवधारणा ने उसे सचमुच रोल प्लेइंग गेम के विकास वृक्षों की याद दिला दी। क्या वंश कारक भी इसी तरह काम करते थे? उसने सोचा था कि उसकी लाइट एलिमेंटल फोर्स में असाधारण रूप से अच्छी भेदन क्षमताएं हैं, लेकिन शब्दकोश के शब्दों को देखते हुए यह उसकी मुख्य क्षमता नहीं थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी लाइट एलिमेंटल फोर्स में अच्छी भेदन क्षमता है? गुनगुनाहट। सीड को जवाब देते हुए, ये सीड के स्पीयर डोमेन वंशावली कारक का परिणाम है। लियोनेल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या मेरा भाला क्षेत्र वंश कारक मेरे प्रकाश तत्व वंश कारक से कहीं कमजोर नहीं है? गुनगुनाहट। सीड को जवाब देते हुए, आप मूर्ख हैं। ये शब्द सुनकर न सिर्फ लियोनेल का चेहरा उतर गया, बल्कि उसके आसपास मौजूद बाकी 3 नौजवानों का भी चेहरा उतर गया। इस स्थिति में भी अचानक आए इन अजीबोगरीब शब्दों ने उन्हें लगभग हंसी से लोटपोट कर दिया। लियोनेल समझ गया कि तुम बेवकूफ हो वाला हिस्सा बहुत जीवंत था। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके पिता द्वारा छोड़ी गई एक और रिकॉर्डिंग हो, लेकिन इस बार यह बस एक छोटा सा संदेश था। स्पीयर डोमेन वंश कारक की शक्ति अनगिनत विद्याओं को एक में समाहित करने की इसकी क्षमता में निहित है। यही कारण है कि स्पीयर डोमेन विरासत भालों से भरी हुई है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग चेतना से जुड़ा है और प्रत्येक की एक बिल्कुल अलग शैली है। केवल अनेक विद्याओं को एक में समाहित करके ही स्पीयर डोमेन वंश कारक अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित कर पाएगा। सीड के लाइट एलिमेंटल फोर्स में इतनी गहरी भेदन क्षमता होने का कारण सीड के स्पीयर डोमेन लाइनेज फैक्टर का प्रभाव है। इसने सीड के लाइट एलिमेंटल फोर्स को कुछ हद तक एकीकृत कर दिया है, जिससे इसे ये क्षमता प्राप्त हुई है। इसके अलावा, हालांकि हमला करना स्ट्रोई स्टार उल्लू की मुख्य क्षमता नहीं है, फिर भी यह एक कुलीन छठे आयाम का पौराणिक जानवर है। इस मामले में यह बहुत कमजोर नहीं होगा। आयामों को कम करने के लिए इसकी आक्रमण क्षमता को ईश्वरीय माना जा सकता है। ये सब सुनने के बाद लियोनेल को आखिरकार समझ आ गया। उसकी प्रकाश तत्व शक्ति की भेदन क्षमता उसके भाला क्षेत्र वंश कारक के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई थी। लेकिन चूंकि वह अपने भाला क्षेत्र वंश कारक को तुच्छ समझता था, इसलिए उसने कभी भी उसके रहस्यों को जानने की सक्रिय कोशिश नहीं की और इस तरह अनजाने में उसे दबा दिया। अगर ऐसा है तो लियोनेल का खून खौल उठा, उसके हाथ में एक भाला दिखाई दिया। बिना उठे ही उसकी आंखें चमक उठीं और वह आगे की ओर बढ़ गया। इस बार उसने महसूस किया कि उसकी भाला शक्ति और प्रकाश तत्व शक्ति का एकीकरण कई डिग्री बढ़ गया था। पू लियोनेल की आंखें तेज चमक उठीं। 4 मीटर। केवल वही उत्साहित नहीं था, बल्कि बहती हवा उसकी बाहों में झपट पड़ी और उसे चूम लिया। सचमुच आशा थी। शुरुआती उत्तेजना के बाद लियोनेल ने तुरंत खुद को शांत कर लिया। गर्व करने की क्या बात थी? उसने अभी सिर्फ 4 मीटर ही छुए थे, अभी 6 मीटर और बाकी थे। और अब उसके लिए यह और भी स्पष्ट हो गया था कि हर मीटर के साथ उस दूरी को पार करना दोगुना होता जा रहा था। 2.5 मीटर से सीधे 4 मीटर की छलांग लगाना इस बात का प्रमाण था कि उसका स्पीयर डोमेन वंश कारक कितना महान था, लेकिन बस इतना ही। क्या बाकी दूरी पार करने के लिए इतना सुधार करना संभव था? दूसरे युवकों को भी यह बात समझ आ गई, इसलिए उनकी मुस्कुराहट जल्द ही गायब हो गई। सुंदर, जल्दी करो और थोड़ा और निखारो। मैं मरने के लिए बहुत जवान और खूबसूरत हूँ, बहती हवा ने मजाक में कहा, लेकिन उसके लहजे में एक गहरा डर छिपा था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसकी लियोनेल को कमी खलती। लियोनेल ने गहरी सांस ली। तुम तीनों मेरे अंतरिक्ष खजाने में प्रवेश करो, इससे हमें और समय मिल जाएगा। लियोनेल को खंडित घन की रक्षात्मक क्षमता पर भरोसा नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे इसकी चरम क्षमता पर संदेह था, बल्कि इसलिए था क्योंकि यह अभी भी पहले चरण में था। पहले चरण में यह मूलतः तृतीय आयामी क्षमताओं तक ही सीमित था, इसलिए इसकी क्षमताओं का बहुत अधिक विशाल होना असंभव था। हालांकि अगर ये तीनों युवक खंडित घन में प्रवेश कर जाते और वह उसे अपने स्थानिक कंगन में रख लेता, तो उसे उन सभी की रक्षा के लिए केवल एक बल त्वचा को सक्रिय करने की आवश्यकता होती। इस तरह उसकी 4 घंटे से भी कम की समय सीमा 13 घंटों से अधिक हो जाती। तीनों युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। यहाँ तो वे लियोनेल के लिए बस एक बोझ थे। अच्छा होता अगर वे किसी तरह मदद कर पाते। लियोनेल ने राहत की सांस ली और खंडित घन बाहर निकाला। उसने पाया कि यह अपने आसपास के वातावरण में मौजूद ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर रहा था।
इस गति से इसे दूसरे चरण में विकसित होने लायक ऊर्जा इकट्ठा करने में शायद कुछ ही दिन लगेंगे। लेकिन लियोनेल को जाहिर तौर पर इतना इंतजार नहीं करना था। जब लियोनेल युवकों को अंदर आने की अनुमति देने ही वाला था, तो उसे अचानक एक सुखद बात पता चली। खंडित घन इस स्थान को छोड़ नहीं सकता, लेकिन यह अभी भी एक प्राकृतिक बल अवरोध है। लियोनेल की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने खंडित घन से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई थीं। दरअसल जब उसने उसे अभी अभी बाहर निकाला था, तो उसने उसे अपनी बल त्वचा से ढक दिया था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके द्वारा दिए गए किसी भी बल को बलपूर्वक अवशोषित कर लेगा। यह अस्थिर शक्ति को ग्रहण कर सकता है, उसे अवशोषित कर सकता है तथा उसे नम्र बना सकता है। उस स्थिति में क्या इसका मतलब यह नहीं था कि लियोनेल की समय सीमा अब 13 या उससे अधिक घंटों तक सीमित नहीं थी? लियोनेल मुस्कुराया जब तीनों युवक असमंजस में उसकी ओर देखने लगे। ऐसा लगता है कि आज हमें यहां मरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि तीनों लियोनेल से पूछ पाते कि उसका क्या मतलब है, खंडित घन फैल गया और उसने तीनों को घेर लिया। बाहर की ओर खंडित घन 10 मीटर व्यास तक फैल गया तथा फोर्स क्रिस्टल कोर के ऊपर हवा में मंडरा रहा था। ये कांप रहा था और फोर्स गीजर के दो विपरीत किनारों के बीच आगे पीछे उछल रहा था, लेकिन अंततः ये संतुलन तक पहुंचने में कामयाब रहा। निवास स्थल में चारों युवक घबराहट से देख रहे थे कि खंडित घन के भीतर एक जोरदार भूकंप ने दुनिया को जकड़ लिया। आखिरकार जब सब कुछ एक धीमी गड़गड़ाहट में बदल गया, तब जाकर उन्हें राहत की सांस मिली। लियोनेल भी उनसे अलग नहीं था। वह भी नतीजों को लेकर चिंतित था, लेकिन खुशकिस्मती से सब ठीक हो गया। यहाँ कुछ कमरे हैं, बेझिझक कोई एक चुन लो। यहाँ खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था है। मैं हमें यहाँ से जरूर निकाल लूंगा। लियोनेल ने युवकों की तरफ सिर हिलाया, लेकिन जब उन्होंने उसके चेहरे पर उदासी देखी तो वे दंग रह गए। ये घटनाओं का एक सुखद बदलाव होना चाहिए था। लियोनेल जरा भी खुश क्यों नहीं लग रहा था? freewebnovel.com। लियोनेल जाने के लिए मुड़ा। बहती हवा आगे बढ़कर उसे रोकना चाहती थी, शायद उसे खुश करने की कोशिश भी करना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि दो मजबूत हाथ उसके कंधों पर आ गए थे, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। वह ये देखकर पूरी तरह दंग रह गई कि रोआरिंग ब्लैक लान और थंडरस फ्लैप दोनों ने मिलकर उसे रोकने पर मौन सहमति जताई थी। वह कुछ कह भी नहीं पाई थी कि लियोनेल उसकी नजरों से ओझल हो गया। तुम दोनों ने मुझे क्यों रोका? वह हमारा रक्षक है, क्या हमें कम से कम उसे धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? उसे ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दहाड़ते काले शेर ने घुराघुराते हुए कहा। अगर अंत में सब ठीक भी हो गया, तो भी उसका अभिमान अभी भी आहत है। गर्व। बहती हवा की भौहें तन गईं। हालांकि वह उसके मुखौटे के नीचे छिपा हुआ था, फिर भी कोई कल्पना कर सकता था कि वह देखने लायक कितना मनमोहक दृश्य था। आखिरकार यह उसकी ही गलती है कि हालात ऐसे हो गए। थंडरस फ्लैप बोला, यहाँ ये तर्क भी दिया जा सकता है कि हम बस संयोग से जिंदा हैं। इस तरह के खजाने जैसी क्षमता तक पहुंचना भी एक गलती थी। तुम क्या कह रहे हो? हमने उसके साथ यहाँ आने का फैसला खुद किया था, और वह भी हमारे जितना ही खतरे में था। कोई कमीना ही उसे उस जानकारी के लिए दोषी ठहराएगा जिसकी हम सबके पास बराबर कमी थी। आप अभी भी इसे नहीं समझे। मुझे नहीं पता कि इंडोम लियोनेल के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है, लेकिन जो भी हो, उसे निश्चित रूप से लगता है कि उसका प्रदर्शन उसे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के अयोग्य बनाता है। वह खुद को हमारे जीवन के लिए जिम्मेदार मानता है, चाहे वह इस छत्ते में आना हो या फोर्स क्रिस्टल कोर की परिपक्वता में तेजी लाना हो। ये सब उसके विचार थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने एक के बाद एक गलतियां की हैं। उनके जैसे व्यक्ति के लिए वह निश्चित रूप से अपर्याप्त महसूस करते हैं। बहती हवा ने घुरघुराते हुए कहा, अगर ये सिर्फ पुरुष अभिमान का दिखावा था, तो तुम्हें शुरू से ही बता देना चाहिए था। लेकिन वो इतना सुंदर और साथ ही इतना ध्यान रखने वाला है कि ये औरत उसे जरूर पसंद करेगी। दहाड़ता काला शेर और गरजती ताली एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। ये बहती हवा वाली लड़की सचमुच बहुत दूर चली गई थी। लियोनेल लैब सेटिंग में एक कुर्सी पर बैठा हुआ शून्य में घूर रहा था। सच तो यह है कि शुरुआत में उसे भी पूरी तरह से पता नहीं था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि थंडरस फ्लैप और रोआरिंग ब्लैक लान को उससे भी पहले समझ आ गया था। बस इतना ही कहा जा सकता है कि तीसरे पक्ष की निष्पक्षता कमाल की थी। वह यहाँ इस इरादे से आया था कि तुरंत काम पर लग जाए, प्रशिक्षण में जुट जाए जब तक कि वह बाहर निकलने का रास्ता न निकाल ले। लेकिन ऐसा कुछ भी करने के बजाय वह खुद को समय में जमी हुई पाता है।
काफी समय बाद अंततः उसे अपनी भावना समझ में आए। शर्म करो। उसने बहुत सारी गलतियां की थीं। शुरुआत में तो वह उन्हें ऐसे नजरअंदाज करता रहा मानो वे मजाक से ज्यादा कुछ न हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी गलतियों के गंभीर परिणाम सामने आते गए। बात यहां तक पहुंच गई कि हालांकि उसकी इस हालिया गलती का अभी तक कोई खास नतीजा नहीं निकला था, फिर भी वह खुद को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे असल में हैरानी इस बात की थी कि उसे तुरंत समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। क्या यह स्वाभाविक नहीं था कि उसके जैसा युवा और अनजान व्यक्ति इतनी सारी गलतियां कर दे? लेकिन लियोनेल जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, उसे उतना ही लगता कि यह बहाना बिल्कुल वैसा ही था। एक बहाना। ऐसी दुनिया में किसे परवाह थी कि उसे परिपक्व होने के लिए समय चाहिए? क्या मकड़ी राजा का जहर उसका इंतजार करेगा? क्या फोर्स क्रिस्टल कोर उसे उसकी कम उम्र की वजह से जाने देगा? क्या शिमोन उसे परिपक्व होने तक अकेला छोड़ देगा? इन सब का जवाब साफ तौर पर नहीं था। किसी पर भी उसका इतना कर्ज नहीं था। दूसरों की तुलना में उसकी शुरुआती स्थिति कितनी बेहतर थी। चाहे वह उसकी प्रतिभा हो, उसके पिता द्वारा उसके लिए छोड़े गए खजाने हो, या उसकी मां द्वारा उसके लिए छोड़ी गई वंशावली। वह दूसरों की तुलना में कितनी बार भाग्यशाली था। आज तक उसे पता नहीं चला कि उसके साथी खिलाड़ी कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या जेम्स द्वारा ठुकराए जाने के बाद उसका उनसे झगड़ा हो गया था? यूरी का क्या? वह आयना की सिर्फ 2 दोस्तों में से एक थी। वह उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही थी? क्या वह ठीक थी? क्या इन लोगों की तुलना में उसे भाग्यशाली नहीं माना गया? क्या यही वह बात थी जिसे मनोवैज्ञानिकों ने उत्तरजीवी का अपराधबोध माना था? शायद यही सच था। लियोनेल खुद को अयोग्य महसूस कर रहा था। उसने जिंदगी बदल देने वाली कई गलतियां की, फिर भी हर बार बाल बच गया। कभी कभी यह उसकी अपनी बुद्धि के कारण होता होगा, लेकिन कितनी बार यह सिर्फ किस्मत का कमाल था। लियोनेल के मन की गहराइयों से लगातार यादें उभर रही थीं, और हर एक यादें उसके दिल को छू रही थीं। जब वह पहली बार माया मकबरे से बाहर निकला और आयना ने एक ही वार में कॉनराड को मार डाला, किले की ओर जाते हुए उसके मन में यह विचार भी आया कि अब वह जीना नहीं चाहता। उस समय उसकी हरकतें कितनी बेतुकी थीं। उसने तो 7 ग्रेड इनवैलिड सैनिकों से लगातार लड़ाई भी की थी। हो सकता है कि उसने अपने दोस्तों की रक्षा के नाम पर ऐसा किया हो, लेकिन क्या सच यह नहीं था कि वह तो बस मौत चाहता था? वह कितना भाग्यशाली था कि बच गया। क्या वह बचने का हकदार भी था? उस समय उसकी क्षमताएं आज के उसके सामने भी नहीं टिकती थीं। एक भी ए ग्रेड का खतरा उसकी जान के लिए काफी था। फिर जोन ऑफ आर्क जोन का दौर आया। अपने स्वार्थ के चलते उसने उससे और आयना को एक कोने में धकेल दिया। दोनों सेनाओं की ताकत कम होने का इंतजार करने के बजाय उसने मूर्खतापूर्वक हमला कर दिया। उस समय बिना कुछ कहे आयना ने फिर भी उसका पीछा करने का फैसला किया था। लेकिन अगर उसे आखिरी पल में जोन की कमजोरी का पता न चलता, तो क्या वे दोनों मर नहीं जाते? वह कितना भाग्यशाली था कि बच गया। जब वह खुद इतना स्वार्थी था, तो वह आयना पर प्रवेश कोटे के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाने की सोच भी कैसे सकता था? फिर रॉयल ब्लू फोर्ट में लड़ाई हुई। वह मूर्खतापूर्वक किले की ओर वापस चला गया था, ये सोचकर कि अगर वह वापस आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि आयना लगभग मर ही गई, और अब वह एक ऐसी दुनिया में थी जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। कौन जानता था कि अब वह किन कठिनाइयों से गुजर रही होगी? वह कितना भाग्यशाली था कि बच गया। अगर वह इतना भोला न होता, तो क्या आयना अभी भी उसके साथ नहीं होती? लियोनेल दीवार को घूरता रहा, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। क्या मजाक है? अभी आयना उसके साथ है, फिर भी क्या वो उसकी रक्षा कर पाएगा? वह फिर से यहाँ था। एक और मूर्खतापूर्ण गलती। वह अपनी मूर्खता, अपनी नासमझी के कारण यहाँ कष्ट झेल रहा था। वह कितना भाग्यशाली था कि इससे बच गया। वह इससे बच सकता था। अगर वह ज्यादा सतर्क होता, अगर उसने ज्यादा सवाल पूछे होते, अगर वह अपनी हद से ज्यादा आगे न बढ़ा होता। ये सब अंततः उसके अपने व्यक्तित्व की उपज था। उसकी नज़र में कभी कोई चीज नहीं आई, किसी चीज ने उसका ध्यान कभी नहीं खींचा। इसका एकमात्र अपवाद आयना थी, और यह जानते हुए कि वह उसके व्यवहार की सराहना करता है, लियोनेल भी अपने मुंह को ठीक से समझा नहीं पाया। वह बस इतना जानता था कि यह मौजूद है। लेकिन उसे ऐसा स्वभाव रखने का क्या अधिकार था? अगर वे चीजें जो वह हमेशा अपनी नजरों से ओझल रखता था, हमेशा उसके लिए रुकावटें बन गईं, जिन्हें पार करने के लिए वह सिर्फ किस्मत पर निर्भर रह सकता था। उसे घमंडी होने का क्या अधिकार था?
उनके पिता हमेशा कहते थे कि जीवन में दो सबसे जरूरी चीजें हैं, सम्मान और दृढ़ता। लेकिन क्या उन्होंने कभी इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से उकेरा था? या फिर उन्होंने इन्हें सिर्फ औपचारिकता भर ही लिया था? यदि वह स्वयं को सदैव हर चीज से ऊपर रखता है तो वह सभी चीजों में सम्मान और दृढ़ता का दावा कैसे कर सकता है? लियोनेल को अचानक स्ट्रोई स्टार उल्लू की दयालु आंखों का ख्याल आया। कितना सुंदर, आलीशान जीव! उसके लिए वह एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर भी वह उसे कितने स्नेह और प्रेम से देख रही थी। फिर कभी नहीं। लियोनेल का दिल धड़क उठा। उसका मतलब यह नहीं था कि वह फिर कभी गलती नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा सोचने की हिम्मत की भी तो क्या उसने कुछ नहीं सीखा? यह तो बस वही दम होगा जो एक अलग रूप में प्रस्तुत किया गया है। बल्कि वही ये स्वीकार कर रहा था कि उसके चरित्र को संयमित करने की जरूरत है। शर्म की यह भावना, वह इसे दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। वेन, लियोनेल की आंखों से एक चमकदार सुनहरी चमक निकल आई। वह अनजाने में ही चिंतन की अवस्था में डूब गया। वह अपने ही विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी आत्मा में कितनी तेजी से सुधार हो रहा है। लियोनेल के ईथरियल ग्लेबेला के भीतर एक आश्चर्यजनक परिवर्तन घटित हो रहा था। शुरुआत में ये सफेद कोहरे का संसार था। कहा जा सकता था कि इसके भीतर केवल हवा में लटके दो सफेद तारे ही मूर्त अस्तित्व थे। हालांकि अब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। भाला बल और प्रकाश तत्व बल को समझने के बाद लियोनेल के ईथरियल ग्लेबेला में दो नई वस्तुएं प्रकट हुई। पहली एक 12 भुजाओं वाला तारा था। ये बहुत छोटा था, मुश्किल से लगभग 1 फुट व्यास का, लेकिन यह एक दीप्तिमान प्रकाश से चमक रहा था। दूसरी एक पारदर्शी भाला आत्मा थी। इसका शरीर धुंधला था, जिसे देखने के लिए आंखें सिकुड़नी पड़ती थीं, और इसका ब्लेड बहुत ही भद्दा लग रहा था। फिर भी ये भाले से अपेक्षित तीक्ष्णता प्रदान करता था। हालांकि उस क्षण दुनिया में एक हिंसक कंपन छा गया। सबसे पहले 12 भुजाओं वाला तारा कंपन करने लगा। हर कंपन के साथ उसका आकार 1 गुना बढ़ता गया। कुछ ही क्षणों बाद इसका आकार आकाश में मौजूद गोल सफेद तारों से भी छोटा हो गया, यहां तक कि वे इसके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। वेंग, वेंग, वेंग। जैसे ही वह परिवर्तन पूरा हुआ, राज्य का सफेद कोहरा छटने लगा। नहीं, ये कहना गलत होगा कि वह छट रहा था, बल्कि यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वह सिकुड़ रहा था। कोहरा जितना ज्यादा संकुचित होता गया, वह उतना ही कम सफेद और उतना ही ज्यादा सुनहरा होता गया। सिर्फ सफेद कोहरा ही नहीं, बल्कि आयामी शुद्धिकरण तकनीक के तारे भी अपनी ज्वलंत सतहों पर सुनहरे रंग की छटा बिखेरते हुए प्रतीत हो रहे थे। आत्मा 2.32 अल्पविराम। आत्मा 3.00 अल्पविराम। आत्मा 3.89 अल्पविराम। आत्मा 5.23 अल्पविराम। लियोनेल का उत्साह तब तक बढ़ता रहा जब तक कि वह 6.00 की बाधा को पार नहीं कर गया तथा 5.98 पर ही रुक गया। ये याद रखना जरूरी है कि लियोनेल के आंकड़े हमेशा मनमाने रहे थे। उदाहरण के लिए, वह हमेशा अपने बल आंकड़े को प्रत्येक बल नोड के लिए 0.10 पर सेट करता था, फिर बाकी सभी को उसी के अनुसार आंकता था। उसके शारीरिक आंकड़े थोड़े कम मनमाने थे, लेकिन फिर भी केवल अनुमान पर आधारित थे। हालांकि उसका आत्मिक आंकड़ा उसके बल आंकड़े जैसा ही था और पूरी तरह से उसके अपने पराक्रम पर आधारित था। नतीजतन 5.98 जैसी संख्या को समझना मुश्किल हो गया था। हालांकि अचानक जागने के कारण लियोनेल को ऐसी यादें मिल गई थीं जो हमेशा से उसकी थीं, फिर भी किसी तरह नहीं थीं। इसके कारण उसे कुछ समझ में आया। 0.01 से 3.00 के बीच की आत्मा को चतुर्थ आयामी क्षेत्र में माना जा सकता है। आंतरिक दृष्टि के जागरण को दर्शाने के लिए केवल 0.01 या यहां तक कि 0.001 का होना भी पर्याप्त था। जो कोई भी ऐसा कर सकता था, वह बल नोड निर्माण तकनीक विकसित करने में सक्षम था। तो इसका क्या मतलब हुआ? 3.01 से 6.00 के बीच की आत्मा को 5वें आयाम में माना जा सकता है। लियोनेल ने खुद ही यह सिस्टम तैयार किया था, इसलिए ये आंकड़े बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ये किसी को भी पूरी तरह से चौंका देने के लिए काफी थे। लियोनेल को अभी तक चौथा आयामी शरीर बनाने वाला नहीं माना जा सकता। ऐसा करने से पहले उसे आयामी शुद्धि के अपने हिस्से को पूर्ण करना होगा। फिर भी इसके बावजूद उसकी आत्मा पहले ही 5वें आयाम में पहुंच चुकी थी और छठे आयाम से बाल भर की दूरी पर लग रही थी। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। स्पिरिट शारीरिक आंकड़ों जैसा नहीं था।
इस तरह के आंकड़ों में गुणात्मक बदलाव लाने से पहले भारी वृद्धि की जरूरत होती है। लेकिन स्पिरिट हासिल करना तो शुरू से ही बहुत मुश्किल था। लियोनेल ने अपने अलावा कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी जो 1.00 की बाधा के आसपास भी हो। 6.00 की बाधा तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अंतर बहुत अधिक स्पष्ट था। लियोनेल की आंखें चमक उठी, मानो उसकी इच्छा के विरुद्ध उनके भीतर से एक किरण फूट पड़ी हो। काफी देर बाद उसकी आंखें चटक हरे रंग से फिर से अपने सामान्य हल्के हाथीदांत रंग में बदल गईं। उसके होठों से एक धीमी सांस निकली। उसका मन बहुत ताज़ा और साफ महसूस कर रहा था, फिर भी उसमें वह आत्मसंतुष्ट रवैया नहीं था जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। वह अच्छी तरह जानता था कि यह सुधार उस वंश परंपरा की बदौलत था जिसे उसने खुद अर्जित नहीं किया था। गर्व करने से क्या फायदा? उन्होंने अपने वंश तत्वों को स्वयं ही समझने की इच्छा का इतना बड़ा दिखावा किया था, लेकिन क्या उन्होंने अंततः अपनी प्रतिभा पर ही भरोसा नहीं किया था? लेकिन आज का लियोनेल अब पहले वाला लियोनेल नहीं रहा। वह ऐसी चीजों को अपने रास्ते में आने नहीं देता। वह अपनी प्रतिभा पर पूरी तरह निर्भर नहीं था, लेकिन उसे सीधे तौर पर नजरअंदाज करने की भी जरूरत नहीं थी। उसे पाखंडी होने की कोई जरूरत नहीं थी। एक तरफ तो ईश्वर द्वारा दिए गए उपहारों को नजरअंदाज करना, और दूसरी तरफ खतरनाक परिस्थितियों से बाल बाल बचने के लिए उन पर निर्भर रहना। वह ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था। मेरी योग्यता अभी किस स्तर पर है? लियोनेल ने पूछा। गुनगुनाहट, विकास चरण, अभिजात वर्ग टियर 9 कांस्य। लियोनेल ने ठंडी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान सही था। उसकी क्षमता और उसकी आत्मा एक फीडबैक लूप में काम करती हैं। अगर वह अपनी क्षमता को निखारने और अपनी आत्मा को बढ़ाने के लिए डायमेंशनल क्लींस का इस्तेमाल कर सकता है, तो अपनी आत्मा को बढ़ाने से उसकी क्षमता की सीमा भी बढ़नी चाहिए। लियोनेल का आभामंडल आत्मविश्वास से खिल उठा। हालांकि यह अहंकार से उपजा आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि क्षमता से उपजा आत्मविश्वास था, एक दिन पहले के उनके रूप से बिल्कुल अलग। लियोनेल ने अपने घायल बाएं हाथ की ओर देखा। उसने अभी अभी अपने स्ट्रोई स्टार आउल वंश तत्व की पहली बुद्धि शाखा खोली थी। उसके मन में उभरी यादों के अनुसार इसे उत्तरी 12 सितारे कहा जाता था। अगर उसे अपने बाएं हाथ को जल्दी ठीक करना था, तो उसे पहली हीलिंग ब्रांच को जगाना होगा। हालांकि एक पल सोचने के बाद उसने सीधे तौर पर ऐसा न करने का फैसला किया। उसका दिमाग मानो किसी और ही गियर पर काम कर रहा था। उसने तुरंत कई संभावित उपाय सोचे और सबसे अच्छे उपाय को छोड़कर बाकी सब को नजरअंदाज कर दिया। मैंने पहले जो छद्म और सच्चे चौथे आयाम के पौधे एकत्र किए थे, उनमें से उन सभी की सूची बनाए जिनमें उपचारात्मक गुण हैं, और मुझे उनके प्रभावों के बारे में बताए। गुनगुनाहट, दक्षिणी लुकआउट के भीतर ओल्ड हच को वास्तव में उसके कार्यालय में पाया जा सकता था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो वह कार्यालय जो उसने पिछले सुप्रीम से छीन लिया था। हालांकि वह यहाँ था, पर ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ शारीरिक रूप से ही यहाँ था। जिस तरह से उसने अपने झुर्रियों वाले पैर ऊपर उठाए और छाती पर पिज्जा का डिब्बा लटकाए खर्राटे ले रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि वह मानसिक रूप से यहाँ नहीं था। टकराना। तभी एक युवती ने अपनी छोटी सी हथेली मेज पर पटकी, जिससे मेज 2 टुकड़ों में बंट गई। उसकी उम्र शायद 16-17 साल से ज्यादा नहीं रही होगी, लेकिन उसने ओल्ड हच को जरा भी नहीं झिड़की दी और उसे चौंकाकर जगा दिया। धिक्कार है इस विकृत बूढ़े आदमी पर। तुमने हमें किसी जरूरी काम से यहाँ बुलाया है, फिर भी तुम दुनिया की परवाह किए बिना सो रहे हो। युवती के बगल में एक शांत युवक खड़ा था, जो शायद इन सबका आदी हो चुका था। उसने कभी पूरी मेज रही लकड़ी के एक टुकड़े पर लात मारी, जिससे वह गिरते हुए पिज्जा के एक टुकड़े को बमुश्किल पकड़ पाया, इससे पहले कि वह महंगे कालीनों पर दाग लगा दे। बूढ़े हच और युवती ने युवक की ओर देखा। मौज। वे एक साथ झपटे, जिससे युवक की आंखें घूम गईं। बूढ़े आदमी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? युवक ने पूछा। ओह, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? मैं भूल गया। बूढ़े हच ने अपने होंठ चटकाए। कौन जाने वो क्या सपना देख रहा था कि उसकी आंखें इतनी धुंधली हो गईं। धिक्कार है उस बूढ़े बिगड़ेल, युवती ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, ये सही है। बी सेक्टर प्रोजेक्ट हंट द्वीप पर एक फोर्स इरप्शन हुआ है। जाओ और उनकी मदद करो। दोनों युवकों की भौहें तन गईं। सिर्फ हम दोनों? क्या तुम पागल हो? युवती ने झल्लाकर कहा। क्या आपको प्रतिभाशाली नहीं होना चाहिए? मजाक मत करो, बुजुर्ग। युवक की भौहें गहरी हो गईं। हमें एसएस ग्रेड जोन के लिए तैयार होना है। अगर हम किसी भीषण तूफान में घायल हो गए, तो हम कैसे जाएंगे?
मुझे यकीन है कि इस जगह पर हीलिंग टाइप क्षमता वाले बहुत से लोग हैं। ओल्ड हच ने आलस से कहा। युवक युवती के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वे ओल्ड हच को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि वे इस बूढ़े आदमी के सामने टिक नहीं पाएंगे। उसे बीच बीच में थोड़ा सा बदनाम करके ही वे कुछ कर सकते थे। ठीक है, ठीक है। चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी दिखती हैं। मुझे कुछ समय पहले एक खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि ब्रेजिंगर कबीला इसमें शामिल है। हफ्तों पहले, और फिर भी तुमने उन बच्चों को जाने दिया। इस बार उस युवक और ओल्ड हच की बारी थी उस युवती को अजीब नजरों से देखने की। उसका 18वां जन्मदिन अभी कुछ महीने दूर था। जिन बच्चों की वह बात कर रही थी उनमें से कई उससे भी बड़े थे। हालांकि युवती ने उनकी अजीब निगाहों पर ध्यान नहीं दिया और ओल्ड हच को घूरती रही। उन्हें थोड़ा संयमित करने की जरूरत थी, ओल्ड हच ने जिम्हाई लेते हुए कहा। और हाँ, मुझे लगा था कि फोर्स इरप्शन होने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। ब्रेजिंगर परिवार के वो बदमाश भी शायद अचानक पकड़े गए होंगे, वरना वो भी नहीं आते। ठीक है, ठीक है। लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि आप सिर्फ हम दोनों को ही क्यों भेज रहे हैं। ये छिपे हुए परिवार हर समय नियमों को तोड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अगर मैं किसी बेहतर व्यक्ति को भेजूं, तो वे अपने बच्चों की रक्षा करने के बहाने आकर सीधे जो चाहे ले लेंगे। ये फोर्स क्रिस्टल माइन इतनी अच्छी है कि उन्हें नहीं दी जा सकती। ये देखकर कि दोनों अभी भी भौहें चढ़ाए हुए थे, ओल्ड हच उठ खड़ा हुआ और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उनके कंधे थपथपाए। तुम दोनों के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। दोनों के चेहरे पर उदासी छा गई। जब तुम वहां हो तो लियोनेल नाम से जाने जाने वाले एक बदमाश लड़के पर नजर रखना। तुम तीनों को वहां से निकलने के लिए शायद मिलकर काम करना चाहिए। जाओ, जाओ। दोनों युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा। प्रोजेक्ट हंट आइलैंड कमजोर द्वीपों में से एक था। इसे सिर्फ इसलिए कुछ खास माना जा सकता था क्योंकि इसमें फोर्स क्रिस्टल माइन थी। लेकिन चूंकि स्लेयर लीजन इसके परिपक्व होने का इंतजार कर रहा था, इसलिए उन्होंने अभी तक इसे छुआ तक नहीं था। जहां तक उनकी बात है तो जाहिर है कि वे प्रोजेक्ट हंट द्वीप समूह में ज्यादा चुनौतियों के साथ गए थे। उन्हें इस द्वीप पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं लगी। लेकिन ये कहने के बाद वे आंख मूंदकर अहंकारी नहीं थे। अगर होते तो उन्हें ऐसे द्वीप पर जाने में इतनी घबराहट क्यों होती जहां लगातार शक्ति विस्फोट हो रहा हो। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ऐसा होना कितना खतरनाक होगा। अगर वे आंख मूंदकर वहां जाते तो वे मौत को दावत दे रहे होते। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें भरोसा नहीं था। दोनों का मानना था कि अगर वे सावधान रहें तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बस इतना था कि उन दोनों के साथ गए लगभग 80 युवाओं को बचाना नामुमकिन था। कहने का मतलब ये था कि वे इस बात से थोड़े हैरान थे कि ओल्ड हचिस लियोनेल के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उनके बराबर का हो। अगर वो ऐसा होता तो क्या वो उनसे घुल मिल नहीं रहा होता? वो वहां क्यों होगा? उस बच्चे को कम मत आंकिए, वह काफी घमंडी है और उसमें प्रकाश तत्व बल जागृत है। आखिरकार दोनों युवकों ने उत्सुकता से भौहें चढ़ाईं। प्रकाश तत्व बल, यह असाधारण रूप से दुर्लभ था। कम से कम उनकी कातिल सेना में ऐसी क्षमता वाला कोई नहीं था। उन्हें जो पता था उसके अनुसार राजधानी में इस समय केवल वही व्यक्ति था जिसके पास ये क्षमता थी। किसी भी तरह तुम जल्द ही उस बदमाश के साथ एसएस ग्रेड जोन में प्रवेश करोगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम टीम बनाकर खेलने की आदत डाल लो। इस बार ओल्ड हच ने कोई चाल नहीं चली। अगर ये कोई आम मुलाकात होती तो शायद उसने पहले इन दोनों को लियोनेल से नफरत करने के लिए उकसाया होता। लेकिन ऐसे वक्त में वो भी लापरवाह नहीं हो सकता था। अगर वो सभी नौजवान मर गए तो बहुत अफसोस होगा। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि ओल्ड हच अभी भी इन लोगों की जान जोखिम में डालने को तैयार था ताकि ब्रेजिंगर कबीले के पास फोर्स क्रिस्टल माइन पर दावा करने का कोई बहाना न हो। तारांकन तारांकन, यंग लॉर्ड, हमने जियान और क्विन का पता पूरी तरह से खो दिया है। क्या हमें उन सुरंगों की जांच करनी चाहिए जो उन्हें सौंपी गई थी? शिमोन की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। अगर उन्होंने ऐसा करने में समय बर्बाद किया तो कम से कम कुछ और दिन गंवा देंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और दोनों के गायब होने या मरने का कारण फोर्स इरप्शन का सामना करना था, तो क्या होगा? ऐसे में क्या वे कुछ खो नहीं रहे होंगे? शिमोन जैसे ही कोई फैसला लेने वाला था, अचानक एक और समूह उन पर टूट पड़ा। बेशक वे भी ब्रेजिंगर परिवार का ही हिस्सा थे। युवा प्रभु, हमारे पास अच्छी खबर है। बाकी लोगों की तरह ही लाल बाल और आंखों वाला एक आदमी प्रसन्न भाव से आगे बढ़ा।
तुम्हें फोर्स क्रिस्टल माइन मिल गई। शिमोन की आंखें चमक उठी, वह अपने 2 मातहतों के गायब होने की बात भूल चुका था। अगर माइन मिल भी गई तो उनकी जान भी चली जाए, इसकी किसे परवाह। हमें यकीन तो नहीं है, लेकिन हमें कुछ अच्छा जरूर मिला है। उस आदमी ने जल्दी से समझाया, शिमोन को निराश नहीं होने देना चाहता था। हमें छत्ते से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। शिमोन ने भौहें चढ़ाईं। जवाब नहीं मिलने पर वह पहले ही दुखी हो चुका था, अब यह मूर्ख उसे छत्ते से बाहर निकलने का रास्ता बता रहा है। ऐसे सैकड़ों रास्ते थे, अगर यह रास्ता न होता तो उनके पास खोजने के लिए इतनी सारी सुरंगें कैसे होती। नहीं नहीं नहीं, माफ करना यंग लॉर्ड, मैं एक मूर्ख हूं जो शब्दों से बहुत बुरा हूं। मेरा मतलब यह है कि छत्ते से निकलने वाला ये रास्ता घाटियों की ओर जाता है। हम बाहर निकले और पाया कि वहां बल की सांद्रता कई गुना ज्यादा थी। हो सकता है कि घाटियों से होकर खदान तक जाने का कोई और सीधा रास्ता हो। ये सुनकर ही शिमोन के चेहरे पर एक बार फिर चमक आ गई। उन्होंने घाटियों से नीचे उतरने के कई तरीके आजमाए थे, लेकिन सब नाकाम रहे। इस कोशिश में उसके कुछ मातहतों की जान भी चली गई थी। अगर कोई और रास्ता होता तो यही सबसे सही होता। इस बात की संभावना बहुत अधिक थी कि घाटियों के माध्यम से खदान तक सीधा रास्ता था, विशेषकर तब जब ये सिद्धांत बना हुआ था कि घाटियां स्वयं खदान के कारण ही बनी थीं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। लियोनेल ने अपने बाएं हाथ को देखा, उसे धीरे धीरे मोड़ा और एक एक करके अपनी प्रत्येक उंगली का परीक्षण किया। ये पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर है। एडवांस्ड ग्रेड 1 डेजिग्नेशन तक पूरी तरह से ठीक होने में मुझे शायद कुछ हफ्ते लगेंगे। फिलहाल मुझे ग्रेड 1 डेजिग्नेशन से ही काम चलाना होगा। लियोनेल ने जिन कुछ पौधों को निकाला था, उनमें कुछ ऐसे भी थे जो उसे तुरंत एडवांस्ड ग्रेड 1 डेजिग्नेशन पर वापस ला सकते थे, लेकिन उन सभी के दुष्प्रभाव लंबे समय तक बने रहते थे। इतनी जल्दी पूरी तरह से ठीक होने का एकमात्र तरीका कम से कम इतनी कम जड़ी बूटियों के मामले में अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करना था। लेकिन यह एक ऐसा रास्ता था जिसमें कई लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं थीं। लियोनेल ने जो जड़ी बूटी चुनी थी, वह दरअसल एक छद्म चतुर्थ आयामी उपचार प्रकार की जड़ी बूटी थी जिसे थरी वेन मैंडिंग वीट के नाम से जाना जाता था। यह एक बहुत ही आम उपचार जड़ी बूटी थी और लियोनेल जैसे तृतीय आयाम में मौजूद शरीर के लिए एकदम सही थी। अगर वह चतुर्थ आयामी शरीर में रहते हुए उसी चोट को ठीक करना चाहता, तो उसे 4 वेन मैंडिंग वीट जैसी ज्यादा शक्तिशाली जड़ी बूटी की जरूरत होती। अपनी जीवन शक्ति को जरूरत से ज्यादा खींचने के बजाय मैंडिंग वीड ने अपनी प्राकृतिक शक्ति कला का इस्तेमाल शरीर के घावों को भरने और उनके उपचार में सहायक होने के लिए किया। ये प्राकृतिक शक्ति कलाएं सीधे उन शिराओं से ली गई थीं जो उनके नाम के भीतर थीं। उनकी उपचार क्षमताएं कम बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थीं, लेकिन उनके काम करने के तरीके के कारण लंबित समस्याएं अधिक स्वीकार्य थीं। मुझे सावधान रहना होगा, लियोनेल ने गंभीरता से सोचा। उसके जैसे जख्म उसे जिंदगी भर के लिए अपंग बना सकते थे। ईश्वरीय औषधि के बिना एक भी गंभीर चोट किसी के मजबूत होने के रास्ते को पूरी तरह से रोक सकती थी। खुशकिस्मती से अब लियोनेल को लग रहा था कि वह पहले से कहीं ज्यादा स्थिर है। हालांकि यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह पूरी तरह बदल गया है, लेकिन कम से कम उसे लग रहा था कि अब वह सही रास्ते पर है। उम्मीद है कि वह फिर कभी ऐसे जल्दबाजी भरे फैसले नहीं लेगा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 3 शिराओं वाली खरपतवार की स्वप्न मूर्ति को पूरा करने में मुझे 2 दिन लग गए। जब लियोनेल ने मैंडिंग वीड के रहस्यों को जाना तो उसे इसकी प्राकृतिक शक्ति कलाओं में बहुत रुचि थी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी क्षमता के विकास और अपनी आत्मा के 5वें आयाम के शिखर पर पहुंच जाने के बावजूद उसे उसकी पूरी तरह से नकल करने में इतना समय लगेगा। याद रखना होगा कि जोन के झंडे के खंभे को स्वप्न में मूर्त रूप देने में उसे सिर्फ 1 दिन लगा था। उस खजाने को केवल तीसरे आयाम में ही गिना जा सकता था, लेकिन लियोनेल की आत्मा उस समय चौथे आयाम के शुरुआती चरणों में ही थी। freewebnovel.com। लेकिन अब उसकी आत्मा 5वें आयाम में थी और ये 3 शिराओं वाला खरपतवार तीसरे आयाम में था, लेकिन फिर भी उसे 2 दिन लग गए। इस अनुभव ने लियोनेल को एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई। प्राकृतिक बल कलाएं कोई मजाक नहीं थी। अगर उसने सचमुच सोचा था कि बल क्रिस्टल कोर की परिपक्वता को तेज करना इतना आसान होगा, तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी में था। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर लियोनेल बस कड़वी मुस्कान ही दे सका। आखिर वह कितना भोला था। उसने अपनी स्मृतियों में एक तृतीय आयामी प्राकृतिक बल कला उकेरने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन बल क्रिस्टल कोर अब एक चतुर्थ आयामी प्राकृतिक बल कला को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। इन चीजों की तुलना कैसे की जा सकती है?
मुझे और अधिक ताकत की जरूरत है। लियोनेल को अब जल्दबाजी की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वह अपनी ही गति से चलता था। हर काम में जल्दबाजी और जिद्दीपन की वजह से वह हमेशा मुसीबत में पड़ जाता था। वह जानता था कि छोटा मिंक बस एक दिन और जागेगा। वह ये भी जानता था कि शिमोन को अब कभी भी फोर्स क्रिस्टल माइन मिल सकती है। लेकिन अगर वह हमेशा जल्दबाजी में काम करता रहता तो क्या वह खुद को मौत की ओर नहीं धकेल रहा होता? केवल अपने हर कदम पर स्थिर रहकर तथा अपने अहंकार और अहंकार को अर्जित करके ही वह इस तूफान का सुरक्षित सामना कर सकेगा। हालांकि लियोनेल की यह नई मानसिक स्थिति थी, फिर भी वह 2 दिन यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहता था जैसा उसने अभी अभी बिना किसी कारण के किया था। हर काम संयम से करना जरूरी था। उसने इन 2 दिनों को बर्बाद करना इसलिए उचित समझा ताकि वह बेहतर समझ सके कि उसे किस चीज का सामना करना पड़ रहा है। अब उसे एहसास हो गया था कि प्राकृतिक बल कलाएं कितनी प्रभावशाली होती हैं। उसके अनुमान के अनुसार मनुष्यों द्वारा निर्मित बल कलाओं की तुलना में ये एक आयाम स्तर ऊंची थी। उस स्थिति में लियोनेल को पता था कि अब उसे और अधिक शक्तिशाली बनने की जरूरत है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने बल नोड्स बनाएं या अपने धातु तालमेल वंशकारक को समझें? कुछ देर हिसाब किताब करने के बाद लियोनेल दूसरे विकल्प पर पहुंचा। उसके विचार अब अतुलनीय रूप से तेज थे। पहले की तुलना में वो उसी विचार श्रृंखला को जिसे पूरा करने में उसे पहले 1 घंटा लगता था, बस कुछ ही पलों में पूरा कर सकता था। लियोनेल चिंतन की अवस्था में डूब गया। पहले की तुलना में अपनी आत्मिक शक्ति की मदद से अपने वंश तत्वों को समझने की उसकी क्षमता कई गुना ज्यादा प्रबल हो गई थी। कुछ ही देर में उसे अपने रक्त में सुप्त पड़े अंतिम वंश तत्व का आभास हो गया। पहले ये बस एक अस्पष्ट एहसास था जिस पर उसे कई दिनों तक ध्यान करना पड़ता था, लेकिन अब वह उनके दृश्यावलोकन को लगभग देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रक्त वाहिकाओं में कई बेड़ियां कसी हुई हों। लियोनेल ये सब देख सकता था, मानो उसके शरीर के चारों ओर कई छोटी छोटी और जटिल प्राकृतिक शक्ति कलाएं तैर रही हों। वह आसानी से उन सब का अनुसरण कर सकता था, मानो वह सिकुड़कर उसके शरीर में समा गया हो, उन रास्तों पर चल रहा हो जिनसे उसका रक्त बहता था। लियोनेल उस एहसास में खो गया। वह लगभग पूरी तरह भूल ही गया था कि वह इन बेड़ियों को खोलने आया है, उन्हें देखने नहीं। लेकिन उसका शरीर मानो एक ब्रह्मांड सा हो गया था। उसकी गहराई और जटिलता भी कम नहीं लग रही थी। वह मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। इससे पहले कि लियोनेल को पता चले कि क्या हो रहा है, वह अपने खून को अपने गुर्दों में ले जा चुका था और निष्क्रिय रूप से उस लाल तरल को शुद्धिकरण के चक्र से गुजरते हुए देख रहा था। नहीं, इसे लाल नहीं कहा जा सकता था। उसके खून में उसके स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश के कारण पवित्रता की एक झलक थी। शुद्धिकरण के चक्र ने लियोनेल को एक और विस्मय में डाल दिया। मानव शरीर वाकई एक खूबसूरत चीज है। सब कुछ एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह मिलकर काम करता है। अचानक लियोनेल चौंक कर जाग उठा, मानो उसके दिमाग पर बिजली गिर गई हो। मेरे गुर्दे! लियोनेल समझ गया कि वह अपना 9वां नोड क्यों नहीं ढूंढ पाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका 9वां वास्तव में उसका 9वां और 10वां नोड था। लियोनेल की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसे पूरा यकीन था, अगर वह अपनी दोनों किडनी के लिए एक एक 9वां और 10वां नोड बना लेता तो उसके शरीर के साथ उसकी अनुकूलता 100% हो जाती। इतना ही नहीं, इसके फायदे भी अनगिनत होंगे। अगर वह अपने मस्तिष्क, रीढ़, हृदय, फेफड़ों और गुर्दों में बल नोड्स बना ले तो उसके शरीर पर उसका नियंत्रण अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, अगर वह अपने रक्त शोधन की प्रक्रिया को अपने बल से नियंत्रित कर ले तो क्या उसकी वंशगत कारकों को समझने की क्षमता उतनी ही अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाएगी? थोड़ी देर बाद लियोनेल ने खुद को शांत किया। 10वें नोड के निर्माण की कठिनाई लियोनेल के लिए एक अज्ञात चीज थी। वह अभी भी बहुत कम जानता था। उसे ये भी नहीं पता था कि ऐसा संभव है भी या नहीं। वह बस इतना जानता था कि किसी पिंड में बल नोड्स की एक सीमा होती है। सैद्धांतिक सीमा 9 थी। लेकिन क्या ये वाकई एक अचूक नियम था? क्या बल नोड्स की सीमा इस आधार पर तय नहीं की गई थी कि कोई कितना बल संभाल सकता है? लेकिन क्या कुछ लोगों के बल नोड्स दूसरों की तुलना में बड़े नहीं थे? ऐसे में क्या सभी बल नोड्स वाकई समान बनाए गए थे? लियोनेल के बल नोड्स 100 कोशिकाओं से बनाए गए थे। ज्यादातर लोग ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कोशिकाओं से ही बल नोड्स बना सकते थे। ऐसे में क्या लियोनेल ने दर्जनों बल नोड्स नहीं बनाए? अंत में लियोनेल ने सिर हिला दिया। हालांकि ऊपरी तौर पर यह तर्क ठोस लग रहा था, फिर भी वह अभी इस पर अमल नहीं करेगा। वह शब्दकोश में और सवाल जरूर करेगा, लेकिन अभी समय नहीं था।
ये जानने में समय लगेगा कि उसकी योजना व्यवहारिक है या नहीं, लेकिन उसके मेटल सिनर्जी वंश कारक को अनलॉक करना अभी किया जा सकता है। वेंग लियोनेल का आभामंडल अचानक अतुलनीय रूप से भारी हो गया, यहां तक कि उसके नीचे रखी कुर्सी भी टूटकर बिखर गई, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वह ध्यान की अवस्था में इतना एकाग्र था कि उसे पता ही नहीं चला। उसके गंदे सुनहरे बाल बेतहाशा लहराने लगे, एक बार फिर से फीके पड़ने से पहले एक चमकदार कांस्य रंग में चमकने लगे और फिर से उसी रंग के साथ झिलमिलाने लगे। लियोनेल इसे साफ देख सकता था। उसके मेटल सिनर्जी ब्लडलाइन की शुरुआत उसके स्ट्रोई स्टार आउल और स्पीयर डोमेन वंशावली कारकों की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल थी। अब वह उसे अपने सामने देख सकता था। उसके खून में 5 विशाल द्वार थे। हालांकि पहले द्वार की तुलना में अगले 4 द्वार बहुत दूर थे। लियोनेल समझ गया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उन द्वारों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, कम से कम अपनी वर्तमान शक्ति से तो नहीं। यह एहसास होते ही उसका पूरा ध्यान सामने वाले दरवाजे पर गया। यह एक विशाल कांसे का दरवाजा था, जिसके चारों ओर बेड़ियां लगी हुई थीं, जो अंतहीन रूप से जकड़ी हुई थीं। यह अनोखा दरवाजा कई मंजिल पर बना था, किसी घोंसले वाली गुड़िया की तरह। सबसे छोटा दरवाजा बड़े बड़े दरवाजों से घिरा हुआ था। कुल 9 दरवाजे थे और उनमें से सबसे बड़ा दरवाजा इतना ऊंचा था कि लियोनेल ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर भी उसका ऊपरी हिस्सा नहीं देखा। लियोनेल एक कदम आगे बढ़ा। उसे लगा कि उसके हर कदम के साथ उस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है, मानो ये दरवाजा उसे घुटनों पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा हो। लियोनेल हल्के से मुस्कुराया। अगर यह कुछ दिन पहले की बात होती तो उसकी आत्मा सीधे यहां से निकल जाती। तब तक उसके पास अपने वंश तत्व के स्वाभाविक रूप से जागृत होने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन अब यह दबाव अभी भी उसके सहने की क्षमता में था। जल्द ही लियोनेल की हथेलियां दरवाजों से दब गईं। विशाल दरवाजों की तुलना में अपने कद के कारण वह केवल सबसे छोटे दरवाजे को ही छू पा रहा था। जब उसने धक्का दिया तो उसे लगा कि वह पहले दरवाजे को आसानी से खोल सकता है, भले ही उसकी जंजीरें लगी हों। लेकिन उसने पाया कि दूसरा दरवाजा मुश्किल से हिल रहा था। थोड़ी कोशिश करने के बाद ही तीसरे दरवाजे में भी हलचल के संकेत दिखाई दिए। तो मैं जितना जोर से धक्का दूंगा, बड़े दरवाजों के हिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, है ना? लियोनेल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बाहरी दुनिया में जो रंग वह बिखेर रहा था, वे बेतहाशा बदल रहे थे। जब उसने मुश्किल से पहला दरवाजा खोला तो उसके बालों से एक फीका कांस्य रंग निकल आया जो लगभग गंदे तांबे जैसा लग रहा था। जब उन्होंने दूसरे दरवाजे पर प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त जोर लगाया तो ये गंदा कांस्य स्पष्ट हो गया। जब तक वह तीसरे दरवाजे में जवाब देता, उसके बाल पॉलिश किए हुए पीतल जैसे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके बालों के महीन रेशे किसी परिष्कृत धातु से अलग न हो। दिलचस्प, लियोनेल ने सबसे ऊपर वाले 9वें दरवाजे की ओर देखते हुए सोचा। चूंकि मैं यहां हूं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं, है ना? उस क्षण लियोनेल के शरीर से एक प्रचंड आभा फूट पड़ी। यहां तक कि खंडित घन भी जोरों से कंपन करने लगा। पहले की तुलना में उसकी यह आभा कई गुना ज्यादा अदम्य लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके चरित्र को संयमित करने का और भी असर हुआ है। धक्का देते समय लियोनेल के होठों से एक जोरदार दहाड़ निकली। लियोनेल को यह नहीं पता था कि जब वह अपनी पूरी ताकत से प्रयास कर रहा था तो ब्रह्मांड से अनगिनत प्रकाश वर्ष दूर एक दुनिया में हिंसक परिवर्तन भी हो रहे थे। यह मोरालेस परिवार का पारिवारिक घर था। दरअसल इसे पारिवारिक ग्रह कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि अंतरिक्ष का ये पूरा विस्तार सिर्फ और सिर्फ उनका ही था। उस समय उनके समारोह कक्ष में परिवर्तन हो रहे थे। ये पवित्र स्थान अतुलनीय रूप से विशाल था। वास्तव में अगर कोई ध्यान से देखे तो ये स्थान नश्वर परिवार की मुख्य संपत्ति के भीतर स्थित होने के बावजूद किसी तरह उस ग्रह से भी बड़ा था जिसे वे अपना घर कहते थे। दूर दूर तक धूप की बत्तियां पहाड़ों से भी ऊंची खड़ी थीं, जिनसे एक ताज़ा खुशबू फैल रही थी जिसने जमीन को कोहरे के एक पतले आवरण से भर दिया था। जहां ये पहाड़ी धूप की बत्तियां खड़ी थीं, उसके नीचे एक वेदी थी जिस पर कई पवित्र पटियाएं रखी थीं। जो लोग मोरालेस परिवार की शिक्षाओं को जानते थे, वे जानते थे कि इनमें से प्रत्येक पट्टिका पर मोरालेस परिवार के वंशजों की एक पीढ़ी के नाम अंकित थे। और उस समय वर्तमान पीढ़ी की पट्टिका, जिसे परिवार के बुजुर्ग नोवा पीढ़ी के नाम से जानते थे, से अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। उस समय परिवार के कई वरिष्ठ अधिकारी, जो इस स्थान को खेती के लिए पवित्र भूमि मानते थे, अचानक जाग उठे।
क्या हो रहा था? एक वंशकारक जागृति। लेकिन नोवा पीढ़ी के सभी लोग पहले ही जाग चुके थे। मोरालेस परिवार के बुजुर्ग अवाक रह गए। लेकिन अचानक उन्हें एक संभावना सूझी। सैकड़ों मील दूर से उनकी नजरें एक दूसरे से मिलीं। ऐसा लग रहा था मानो वे प्रार्थना की चटाई पर घुटनों के बल बैठे हों, और उनके आसपास दसियों मील तक भी जीवन का कोई निशान न हो। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हों। दोहरी जागृति। उनका मोरालेस परिवार दो गुटों में बंट गया था। लेकिन परिवार के इन दोनों हिस्सों के बीच का इतिहास लंबा और उथल पुथल भरा रहा। अतीत में मोरालेस परिवार के भी दो हिस्से थे। हालांकि उस समय उन्हें विभाजित करने वाली चीज थी मेटल सिनर्जी वंश कारक का जागरण। इस वंश के जागरण ने परिवार को कुलीन और सामान्य लोगों में विभाजित कर दिया। जो लोग इसे जागृत करते थे वे मुख्य शाखा में प्रवेश कर सकते थे, जबकि जो असफल होते थे वे केवल परिवार की उप शाखाओं का नेतृत्व कर सकते थे। हालांकि ये यथास्थिति ऐसे ही नहीं रही। कई पीढ़ियों पहले उनके वंश में एक दूसरे वंश का जन्म हुआ। इससे परिवार की एक मुख्य शाखा नहीं बल्कि दो मुख्य शाखाएं बन गईं। उस समय ये पूरी तरह से आश्चर्यजनक था। एक द्विवंशीय कारक कबीले की दुर्लभता अकल्पनीय थी, और ये ठीक यही जागृति थी जिसने मोरालेस कबीले को सातवें आयाम की मध्य श्रेणियों से पूर्ण शिखर तक पहुंचने में सक्षम बनाया। फिर भी हालांकि मोरालेस परिवार ने दुनिया का सामना एक साथ किया, दोनों गुटों के बीच विवाद होना लाजमी था। इन विवादों की जटिलताओं और पेचीदगियों पर अभी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन दोनों वंशों को जगाने में कितनी मुश्किलें थीं। जागृति के समय भाला क्षेत्र वंश कारक सबसे कमजोर था। हालांकि इसमें विकास की अपार संभावनाएं थीं, फिर भी यह इतनी आसानी से कमजोर रह सकता था कि कुछ छठे और यहां तक कि पांचवें आयाम के वंश कारक भी इसे दबा सकते थे। इसके परिणामस्वरूप स्पीयर डोमेन वंश कारक को छूने वाले अपेक्षाकृत अधिक लोग थे और उनके प्रारंभिक बिंदु एक ही थे। इन वंशों में तब तक कोई अंतर नहीं था जब तक उन्हें विकसित होने के लिए पर्याप्त समय न दिया जाए, तभी यह समझना संभव हो पाता था कि कौन अधिक शक्तिशाली है। लेकिन मेटल सिनर्जी वंश तत्व अलग था। न केवल इसे जागृत करना कहीं अधिक कठिन था, बल्कि इसके साथ एक कहीं अधिक मजबूत पदानुक्रम व्यवस्था भी जुड़ी हुई थी। कोई कल्पना कर सकता है कि इससे कितनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एक और स्पीयर डोमेन लाइनेज फैक्टर में अद्भुत विकास क्षमता थी और मोरालेस कबीले में इवॉल्वर्स की एक बड़ी आबादी थी। दूसरी ओर मेटल सिनर्जी लाइनेज फैक्टर शुरुआत में बहुत दुर्लभ और तुलनात्मक रूप से ज्यादा शक्तिशाली था। जिन लोगों ने शुरुआत में स्पीयर डोमेन वंश कारक को समझा वे शाखा परिवार के सदस्य थे जो मुख्य शाखा के नीचे अपनी स्थिति से असंतुष्ट थे, जबकि मेटल सिनर्जी शाखा के कई लोग परिवार के शुद्धतावादी थे। आखिरकार मोरालेस परिवार की अधिकांश उपलब्धियां इसी वंश कारक की बदौलत थीं। ऐसे आंतरिक कलह से जूझ रहे परिवार में संतुलन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि ऐसे कई युवा नेता हों जो दोनों वंश परंपराओं को साथ लेकर चले। केवल इसी तरह अतीत की दुश्मनी धीरे धीरे कम हो सकती थी और परिवार को एक मजबूत इस्पात की थाली में ढाला जा सकता था। ये जानकर कोई आश्चर्य नहीं कि बुजुर्ग इतने उत्साहित थे। नोवा पीढ़ी से उन्हें एक और दोहरा जागृत युवा मिलने वाला था। वे पिछली पीढ़ी की संख्या से कहीं आगे निकल चुके थे, लेकिन किसे पता था कि उन्हें एक और युवा मिलेगा। इसे समझने के लिए पिछली पीढ़ी नेबुला पीढ़ी में ऐसे केवल 3 पात्र थे, लेकिन अगर इस नव जागृत युवा को जोड़ दिया जाए तो नोवा पीढ़ी में 8 पात्र हो जाएंगे। ये जानना जरूरी था कि स्पीयर डोमेन वंश कारक की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वह अपने मेजबान की क्षमताओं को मिलाकर सबसे बड़ी भाला विरासत बना सकता था। इसका मतलब था कि मोरालेस कबीले में जो कोई भी इन दोनों को जागृत करता था वह पहले से ही कुलीनों में से एक कुलीन बनने के लिए पूर्व निर्धारित था। मेटल सिनर्जी वंश कारक इतना शक्तिशाली था। बड़े बुजुर्ग उत्साह से एक एक करके वेदी की ओर बढ़े, लेकिन अपनी उत्तेजना के बावजूद उन्होंने अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं खोया। यह एक पवित्र भूमि थी, इसलिए उन्हें उचित संयम और सम्मान बनाए रखना था। एक के बाद एक उन्होंने प्रणाम किया और अपने पूर्वजों की श्रद्धापूर्वक स्तुति की। उसके बाद एक एक करके वेदी के पास पहुंचे। हमारा मोरालेस कबीला सचमुच धन्य है। एक टेढ़े मेढ़े दांतों वाला बुजुर्ग बेतहाशा मुस्कुराया, अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पाया। तुम बुजुर्गों क्या सोचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि यह 9वां दरवाजा भी खोल देगा? बुजुर्गों ने खुशी से अपनी दाढ़ियां सहलाईं। टेढ़े मेढ़े दांतों वाले बुजुर्ग की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अगर वे बुजुर्ग थे तो क्या वह 2 गुना बल्कि 3 गुना बुजुर्ग नहीं था? जरा उस बदसूरत पीली मुस्कुराहट को तो देखो। उसने सचमुच 7वें आयाम की सभी सत्ताओं के सामने अपना चेहरा खो दिया था।
ऐसा लगता है कि सभी सितारे एक सीध में आ रहे हैं। नेबुला पीढ़ी में केवल एक ने ही अपने पहले प्रयास में 9वां दरवाजा खोला। बाकी लोग 5वें आयाम में जाने से पहले इसे दूसरे प्रयास में ही खोल पाए। फिर भी हमारे पास पहले से ही ऐसे 7 युवा हैं। बुजुर्ग खिलखिलाकर हंस पड़े। उनके चेहरे पर पारिवारिक गर्मजोशी साफ झलक रही थी। हालांकि पट्टिका इतनी तेज जल रही थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बदलाव किस नाम से हो रहा है, लेकिन उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि वह नाम कौन था। क्या वे सब उनके मोरालेस परिवार का हिस्सा नहीं थे? हो, ये तो तीसरे दरवाजे की साफ कांसे की रोशनियां हैं। देखते हैं ये बदमाश कहां तक जाता है। अल्पविराम। इस समय लियोनेल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकतों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था और वे सिर्फ ये देख पा रहे थे कि वह किस दरवाजे पर हमला कर रहा है, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि अनगिनत प्रकाश वर्ष दूर से कोई और उसकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है। 7वें आयाम के साधन उसकी समझ से बहुत परे थे। हालांकि अगर वह जानता भी था तो भी वह इस पर ध्यान देने की स्थिति में नहीं था। उसका हृदय झील की तरह शांत था और उसका मन भाले की धार की तरह एकाग्र था। हाँ, जैसे ही चौथा दरवाजा हिलने लगा, वह मन ही मन दहाड़ा। उसके माथे पर टिमटिमाते कांसे के आकार के डिजाइन उभरने लगे। अगर कोई गौर से देखे तो ऐसा लगेगा जैसे लियोनेल ने उसके सिर पर एक चमकदार पीतल का मुकुट गुदवा दिया हो। चौथा दरवाजा। बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये गति अद्भुत थी। एक कारण ये था कि कोई व्यक्ति जितनी देर तक जागता रहेगा, उसके वंश गुण की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हालांकि यह कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं था। कम से कम इस तरह की अधिक जटिल रक्त वंशावली के लिए गुणात्मक परिवर्तनों पर ध्यान देना आवश्यक था। अगर लियोनेल को इस हालत में कई दिन बिताने पड़े तो किसे परवाह है अगर वह सिर्फ दूसरा दरवाजा ही खोल पाता। इसी तरह अगर 9वां दरवाजा खोलने के लिए उसे बस कुछ ही मिनट लगे तो किसे परवाह है। ये कहा जा सकता है कि वंश कारक का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, उसमें उतनी ही अनोखी विशेषताएं होंगी और उसके मानदंडों के अनुरूप होने की संभावना उतनी ही कम होगी। मेटल सिनर्जी वंश कारक बिल्कुल ऐसा ही था। नोवा जेनरेशन की पत्थर की पट्टिका से निकलने वाली रोशनी जटिल रूनों के साथ लहराने लगी। जल्द ही इन रूनों ने एक मुकुट का आकार ले लिया, जो लियोनेल के माथे पर उकेरे गए मुकुट से बिल्कुल अलग नहीं था। यह एक भव्य और शुद्ध कांस्य रंग बिखेर रहा था, ऐसा रंग जो किसी धातु को बार बार चमकाने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। अल्पविराम। वेंग। लियोनेल का शरीर कांप उठा, मानो उसकी ताकत के आगे लैब सेटिन का फर्श भी दरक गया हो। पहला चरण बेहद नाजुक था। सिर्फ उसके वंश कारक का आभामंडल ही उसे कांपने के लिए काफी था। सौभाग्य से इसके स्व उपचार गुण सक्रिय हो गए। फोर्स क्रिस्टल माइन के कारण इसके चारों ओर फोर्स का इतना बड़ा भंडार होने के बावजूद ये स्वयं को शीघ्रता से ठीक कैसे नहीं कर सकता था। कांसे के निशान लियोनेल की पीठ पर फैलने लगे। वे बॉक्सनुमा और सीधे थे, सीधी रेखाओं और नुकीले कोनों से उकेरे गए थे। अगर गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि वे लियोनेल के फोर्स नोड्स के पैटर्न का अनुसरण कर रहे थे, और जहां भी दिखाई देते थे वहां दिखाई देते थे मानो उसकी त्वचा पर उसके आंतरिक शरीर का नक्शा बना रहे हों। अल्पविराम। बुजुर्ग लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस नन्हे से बच्चे ने सिर्फ 6 नोड्स बनाए हैं। कौन सा बुजुर्ग इसे राह दिखा रहा है? एक क्रूर बुजुर्ग की दाढ़ी उसकी तेज सांसों के नीचे लहरा रही थी। कोई उसे लगभग बैल समझ सकता था। ऐसी प्रतिभा को इस तरह खुद को बर्बाद करने की इजाजत किसने दी? कई दूसरे बुजुर्गों ने भी भौहें चढ़ाईं। पवित्र भूमि होने के बावजूद उन्होंने उस जिद्दी बुजुर्ग को इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए जरा भी नहीं डांटा। उनमें से कौन नहीं जानता था कि अपने चौथे आयाम के आधार को पूर्ण करने के बाद अपने धातु समन्वय वंश तत्व को जागृत करना सर्वोत्तम होता है। बाकी 7 युवकों ने 9 नोड्स बना लिए थे और अपने वंश तत्व की प्रतिभा को तब तक दबाते रहे जब तक कि वे अपनी पूरी गति से विस्फोटित नहीं हो गए। कम से कम ऐसा करने से खुद पर बहुत अधिक दबाव पड़ता। अब वे सभी मुकुट से नीचे तक फैले पैटर्न को साफ देख सकते थे। अपनी अंतर्दृष्टि से वे कैसे नहीं बता सकते थे कि लियोनेल में केवल 6 नोड्स थे। कम से कम उन 6 नोड्स की नींव तो चरम पर है। उन पैटर्न के आकार को देखते हुए इस लड़के ने अपने नोड्स बनाने के लिए निश्चित रूप से कम 80 कोशिकाओं का इस्तेमाल किया होगा। बाकी बुजुर्गों ने सिर हिलाया, लेकिन इससे उन्हें और भी ज्यादा अफसोस हुआ। अगर उन्हें वो बुजुर्ग मिल गया जो इस बदमाश का नेतृत्व कर रहा था, तो वे उसे तब तक पीटेंगे जब तक वो खून के आंसू न रो पड़े। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को बर्बाद करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? छठी। टेढ़े मेढ़े दांतों वाले बुजुर्ग ने आवाज लगाई।
अल्पविराम। लियोनेल के पूरे शरीर पर तीखे पैटर्न उभर आए। इस बार ये उसकी पीठ पर नहीं रहे बल्कि उसके अंगों और छाती पर फैल गए और उसके शरीर को एक चमकदार कांसे से ढक दिया जिसे सीधे देखना लगभग मुश्किल था। बैठे हुए भी वह किसी रोमन देवता की तरह लग रहे थे जिसे अत्यंत उत्तम पीतल से तराशा गया हो। उनकी ऊर्जा जो अकेले ही फैलती थी मानो उनके आसपास की हवा को अनगिनत गुना भारी बना रही हो। लियोनेल ने जोर जोर से सांस ली। उसकी सांसें इतनी गर्म निकल रही थीं कि हवा में सफेद भाप का गुबार उठ रहा था। ये सिर्फ छठा दरवाजा था लेकिन ये पहले से ही बहुत मुश्किल था। ये भी कहना पड़ेगा कि उसने इसे बस थोड़ा सा ही खोला था। कौन जानता था कि इसे पूरी तरह से खोलने में कितनी ताकत लगेगी। हर बार जब उसके शरीर पर कोई आकृति बनती तो उसे ऐसा लगता मानो वह कोई भारी से भारी बोझ उठा रहा हो। हर गुजरते पल के साथ तनाव के कारण उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती। अगर उसके शरीर पर चमकती हुई रोशनी न होती तो उसकी त्वचा के नीचे भयानक जख्म के निशान दिखाई देते। लियोनेल के हाथ अभी भी पहले दरवाजे पर दबे हुए थे लेकिन उसकी ताकत ने छठे दरवाजे को भी प्रभावित कर दिया था। सातवां और उसके आगे के दरवाजे अभी भी उस पर मंडरा रहे थे मानो बेरोक-टोक उसे चिढ़ा रहे हों। लियोनेल का दिल एक गहरे संकल्प से कांप उठा। वह पूरी ताकत से दहाड़ता हुआ एक कदम आगे बढ़ा। टकराना। सातवां दरवाजा कांप उठा। उसकी बेड़ियां जोर जोर से खड़खड़ा रही थीं। उसकी जंजीरों के टकराने की आवाज लियोनेल के दिमाग में गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज सिरदर्द उसकी रूह चीर देगा। वेन वेन वेन। लियोनेल का शरीर आखिरकार दबाव सहन नहीं कर सका। उसकी त्वचा छिन्न भिन्न हो गई और फट गई जिससे खून की एक धार बह निकली जो मानो उसके शरीर के चारों ओर फैली कांसे जैसी रोशनी में मिल गई हो। उस भयानक लाल रंग ने उसे एक शैतानी आभा दी, खासकर जब उसके बाल बेतरतीब ढंग से लहरा रहे थे। उस समय निवास स्थल भी अछूता नहीं रहा। दहाड़ता काला शेर, बहती हवा और गरजती तालियां बस एक दूसरे को आशंका भरी आंखों से देख सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यह निवास खजाना अब फोर्स क्रिस्टल कोर का सामना नहीं कर पा रहा था? अपनी रक्त रेखा वाली दुनिया में लियोनेल पहले दरवाजों पर टिककर खड़ा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसके बालों ने उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था जिससे वह किसी ऐसे अस्त-व्यस्त व्यक्ति जैसा लग रहा था जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। उसकी सांसें उखड़ी हुई और बेसुरी हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि अब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अल्पविराम। बुजुर्गों के चेहरे के भाव फीके पड़ गए। उन सभी को अपने दिल में दया आ रही थी क्योंकि वे उस पट्टिका के चारों ओर लगी पैटर्न वाली रोशनियों को डगमगाते हुए देख रहे थे। अगर नोवा पीढ़ी का ये बदमाश थोड़ा और धैर्य रखता तो पहली ही कोशिश में सभी 9 दरवाजे खोलना कोई मुश्किल काम नहीं होता। उनका वंश कारक विशेष था। उनके रक्त रेखा जगत में प्रवेश करना प्रत्येक प्रवेश के साथ क्रमशः कठिन होता जाता था। इसी प्रकार उनके वंश कारक बंधनों को खोलना भी कठिन होता जाता था। यही कारण था कि पहली कोशिश में ही अधिक से अधिक बंधनों को खोलना इतना महत्वपूर्ण था। लेकिन किसी कमीने ने इस प्रतिभा का भविष्य बर्बाद कर दिया था। वे अपने दिल में इसका शो। लियोनेल ने भारी सांस ली। उसके हाथ अभी भी पहले दरवाजे पर मजबूती से टिके हुए थे। क्या यही उसकी सीमा थी? सच तो ये था कि उसे अपनी उपलब्धि का महत्व ही नहीं पता था। पहली ही कोशिश में 7 दरवाजे खोल पाना मोरालेस परिवार में पहले से ही बेहद दुर्लभ था। इस बात को और भी गहराई से समझने के लिए इस मौजूदा नोवा पीढ़ी के लगभग 1 अरब युवा थे। मोरालेस परिवार इतना विशाल था। इन 1 अरब युवाओं में से आधे तो वंश तत्व को भी जागृत नहीं कर पाएंगे। शेष आधे में से लगभग 70% भाला वंश तत्व को जागृत कर पाएंगे और लगभग 30% ही धातु समन्वय वंश तत्व को जागृत कर पाएंगे। इसका मतलब था कि 15 करोड़ युवा ऐसे थे जिनमें मेटल सिनर्जी वंश तत्व जागृत था। चाहे ये युवा मोरालेस परिवार की उन महिलाओं के बच्चे हों जिनकी शादी दूसरे परिवारों में हुई हो या नहीं, वे सभी मोरालेस परिवार की मुख्य शाखा का हिस्सा माने जाएंगे। इन 15 करोड़ लोगों में से 90% लोग पहली कोशिश में ही पहला दरवाजा खोल पाते हैं। ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा दूसरा या तीसरा दरवाजा ही खोल पाते हैं। उसके बाद उन्हें 5वें आयाम की बाधा पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस तरह बचे 1.5 करोड़। इनमें से 90% लोग पहली कोशिश में ही दूसरा दरवाजा खोल पाएंगे। इन लोगों के लिए चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, चौथे दरवाजे को छूना नामुमकिन होगा क्योंकि चौथा दरवाजा एक गुणात्मक छलांग का प्रतीक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चौथा दरवाजा मेटल सिनर्जी रून्स का पहला चिन्ह था। इस तरह सिर्फ 1.5 लाख बचे। इनमें से 1 लाख से भी कम लोग चौथा दरवाजा छू पाए। 10,000 भी 5वां दरवाजा नहीं खोल पाए।
और 1000 भी छठा दरवाजा नहीं छू पाए। अंत में एक और गुणात्मक उछाल आया। मोरालेस वंश की कुछ कमजोर पीढ़ियों में शायद एक भी व्यक्ति पहली कोशिश में 7वां दरवाजा खोलने में कामयाब न हो, और मजबूत पीढ़ियों में भी ये संख्या निश्चित रूप से 10 से ज्यादा नहीं होगी। तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि नोवा पीढ़ी कितनी प्रतिभाशाली थी। न सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली कोशिश में ही 9वां दरवाजा खोल दिया था, बल्कि पूरे 7 दरवाजे थे। लियोनेल जैसा कोई व्यक्ति जो सिर्फ 6 नोड से 7 दरवाजे खोल सकता था, बिल्कुल अनसुना था। हालांकि उसके वरिष्ठ की लापरवाही के कारण उसकी प्रतिभा पूरी तरह से फीकी पड़ गई। सच तो ये था कि लियोनेल को इस बात का एहसास था कि हर कोशिश के साथ उसकी कोशिशें और भी मुश्किल होती जाएंगी। वह पहले की तरह नादानी में गलतियां नहीं करेगा, बस उसके पास कोई चारा नहीं था। इस खतरनाक स्थिति में अगर वह जल्दी से मजबूत नहीं हुआ तो उसकी मौत यहीं होगी। यह उनकी पिछली गलतियों की कीमत थी। लेकिन लियोनेल तैयार नहीं था। हालांकि उसे इन दरवाजों का महत्व नहीं पता था, फिर भी उसे 7 पर रुकना पसंद नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि दूसरे उसे देख रहे हैं, न ही उसे यह पता था कि उसने जितने दरवाजे खोले हैं उनका असली महत्व क्या है, लेकिन वह यहीं रुकना नहीं चाहता था। लियोनेल ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून पहले दरवाजे की सतह पर रगड़ खा रहे थे। वह इतना मजबूत था कि वह सिर्फ खून का निशान ही छोड़ पाया। उसका सिर ऊपर झुका हुआ था और उसकी दृढ़ दृष्टि सामने दरवाजे के छोटे से खुले स्थान की ओर देख रही थी। फिर मानो उसे पागलपन ने जकड़ लिया हो, वह दहाड़ा। अल्पविराम। सभी बुजुर्गों ने एक साथ आह भरी और कई मुंह फेर लिया। इस वक्त वे उस युवक का नाम भी नहीं जानना चाहते थे। उन्हें बस यही लग रहा था कि यह कितना अफसोस की बात है। अगर उन्हें इस युवक का नाम पता होता तो शायद उन्हें लगता कि यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर किसी के पास कोई चेहरा न हो तो दिल टूटने से बचना आसान होता है। कभी कभी बड़ी संख्या में हताहतों वाली त्रासदियों को नजरअंदाज करना आसान होता है, बशर्ते आप प्रभावित लोगों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। मैं उस कमीने को मार डालूंगा जिसने इस बच्चे को गुमराह किया। उस दबंग बुजुर्ग की लहराती दाढ़ी अभी भी उछल कूद कर रही थी। लियोनेल के डगमगाते रूनिक पैटर्न को देखते हुए उसकी आंखें लगभग लाल हो गई थीं। वेन, ये वही क्षण था जब वे रून अचानक लाल हो गए। बुजुर्ग लोग आश्चर्य से देखने लगे। ये बच्चा अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है। टेढ़े मेढ़े दांतों वाले बुजुर्ग की बेफिक्री भरी मुस्कान कब की गायब हो चुकी थी। अब वह बस डर के मारे आगे देख रहा था। वे लाल रून, उन्होंने उन्हें पहले भी कई बार देखा था। जो युवा अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं होते थे, उनकी इच्छा शक्ति कभी कभी उनकी क्षमता से ज्यादा हो जाती थी। नतीजतन वे आगे बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन इससे उनका ही नुकसान होता। कई युवाओं ने इस तरह आत्महत्या की थी। वे सभी इन संकेतों को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। रक्त रेखा विचलन। भले ही लियोनेल पहली कोशिश में सभी 9 दरवाजे खोलने में नाकाम रहा, फिर भी कोई बात नहीं। अगर वह लगन से काम करे तो भविष्य में उसे वापसी का मौका मिल सकता है। आखिरकार ये तो उसके सफर की शुरुआत भर थी। लेकिन अगर वह अभी मर गया तो सब बेकार। बुजुर्ग लोग घबरा गए। अरे, ये बच्चा किस ग्रह से है? अभी उन सभी से संपर्क करो और पता लगाओ कि कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। उसे तुरंत रोको। उस दबंग बुजुर्ग ने खाली हवा में गरजकर आदेश दिए, लेकिन पूरे ग्रह ने उसे सुना। उसके क्रोध ने एक पागल और तत्काल भगदड़ मचा दी जिसने पूरे 7वें आयाम को उन्माद में बदल दिया। लेकिन चाहे वे कैसे भी दिखते हों, वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि लियोनेल पृथ्वी नामक एक छोटे से ग्रह पर अनगिनत प्रकाश वर्ष दूर था। अल्पविराम। अपनी रक्त रेखा की दुनिया में लियोनेल की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं। वह मानो किसी मदहोशी में खो गया हो। उसकी नजरें बस दरवाजों की दरार के पार फैले अंधेरे पर टिकी थीं। प्रयोगशाला में उसका मुख्य शरीर खून की बारिश बन गया था। टिमटिमाता लाल रंग आखिरकार खूबसूरत चमकदार कांस्य में पूरी तरह घुल मिल गया था। उसे कलंकित करने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी और भी तेज हो गई हो, जिससे एक नया लाल कांसा रंग बन गया हो जो सोने और मानिक दोनों की तरह झिलमिला रहा हो। हालांकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इससे वह मौत के और करीब पहुंच जाएगा।